चलो देखो, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। थोड़ा सा अपन इस पे ना कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। और यहाँ तो वैसे लिखा हुआ था बट फिर भी इधर देखो, 19 में इससे सवाल भी आए हुए थे दो, उसको करेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। मैंने आप लोग को भेजा है शीट, उसमें टॉपिक वाइज करके है। तो पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था वो था काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। दूसरा जो पार्ट क्वेश्चन होगा वो एनर्जी बेसिस पे होगा। तीसरा जो होगा वो स्प्रिंग और मास स्प्रिंग प्रॉब्लम होगा। उसके बाद फिर पेंडुलम होगा। ऐसे करके पार्ट्स में है। तो आप बारी बारी से बनाते जाइए और पूछते जाइए। कल अपन रख लेंगे डाउट्स क्लास, अगर 25-30 क्वेश्चन आ गए ग्रुप में तो, और नहीं तो रेगुलर क्लास। अब मान लो जल्दी डाउट निपट गया तो पढ़ लेंगे। तो कोई ये सोचेगा कि डाउट क्लास से आज नहीं जाना है तो हम पढ़ा भी सकते हैं। जहां कम बच्चे आएंगे तो उनको कॉपी में फट से बता के और बढ़ जाएंगे आगे। क्यों? इसीलिए सब आ जाना। तो देखो कहानी कैसे है। आ जा इधर यार तू, ध्यान से देखो बच्चा। काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, ठीक है, जरा देखो कैसे इलेबोरेट कर रहे हैं इसको। तो जनरली अपन ने अभी तक पढ़ा है कि सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा पढ़ चुके हैं शायद हम लोग, है ना। और एसएचएम में अगर आपको याद हो तो शायद मैंने ये सब बातें भी सिखाई थी आपको कि जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ कुछ बातें आएंगी। ये इक्वेशन कब लिखते थे? जब पार्टिकल कहां से स्टार्ट होता था? मेन पोजीशन से, याद है। फाई की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते थे मेन पोजीशन पे। या जनरल अपन क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, बट अगर मेन पोजीशन स्टार्ट होगा तो ऐसा इक्वेशन बनेगा। अच्छा, वेलोसिटी का बच्चा फिर क्या बन जाएगा? ए ओमेगा कॉस, ओ सॉरी, कॉस ओमेगा इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये स्क्वायर दिख रहा है उधर, उसको हटा देते हैं। ठीक है। तो इस सेंस से अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से देखो तो क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू हाफ एम, और वी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा इंटू टी, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करते हैं। और अच्छा एक मिनट, एक एक चीज देखो ध्यान से। यहाँ पे ना कुछ अच्छी बातें हैं। ये फॉर्मूला बड़ा काम का है। जैसे ना आपसे कभी ऐसा कहेगा कि एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, ठीक है, और मान लो बोल दिया आपसे कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। हाँ धन्यवाद, एसी चला के रख रहा है, ठंड लग रहा है मुझे, बंद कर दो प्लीज। अरे गर्मी लग रहा है तुमको तो बताओ, काहे लाइट जला दी है? अच्छा चलो चले रहने दो, कोई बात नहीं। बदमाशी ना करो, उल्टा टांग देंगे। और गर्मी लग रहा है तो आप बर्फ सूट खरीदें और पहने। पैसे नहीं है तो आईफोन बेचे, उसमें आ जाएगा। चलो देखो, थोड़ा ना इस इनका मतलब थोड़ा समझा करो। अगर मुझे मास पता हो, एम्पलीट्यूड पता हो, ओमेगा जैसा नॉलेज हो, तो ये आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। ये टाइम को पहचानते हो क्या? अच्छा, सृष्टि आ गई, शाबाश। अरे 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 भाई, हाँ ठीक है। तो जैसे ना आपसे कई बार ऐसे बोल देगा ना कि 210 सेकंड बाद, 300 सेकंड बाद, 60 सेकंड बाद कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। अरे मीन पोजीशन से या कहीं से भी स्टार्ट हो रहा हो, तो इतने टाइम के बाद किसी टाइम पे बताइए कि उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो ये काम आता है, इसलिए थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं। थोड़ी बातें और यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जरा देखना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, थोड़ा मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, अगर आपके पल्ले पड़ा तो बढ़िया बात है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बेटा यहाँ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिखा हुआ है। तुम्हें मेरे दो अनमोल रतन याद है क्या? क्या थे? अरे क्या थे, याद है तो बता दो। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऐसा पढ़ा है क्या? माइनस वन को उधर लेकर आ जाओगे तो वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू, इस तरीके का। जरा देखना तो बच्चा क्या एक्सप्रेशन बन रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है?
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, देखो काम की बात आएगी अभी। तो जरा देखो तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो तो 1 प्लस कॉस, और जहां 2 थीटा लिखा वहां क्या लिख सकते हैं, अरे 2 ओमेगा लिख सकते हैं क्या, अरे इंटू इंटू टी ऐसा कुछ, डिवाइडेड बाई, ऐसा लिख सकते हैं। 2 को मान लो अगर मैं उधर भेज दूं तो 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर, अच्छा 4 कर देना चाहिए था क्या, चलो एक और लगा देते हैं। तो अंदर में क्या बन रहा है, 1 + cos 2 ओमेगा इंटू टी। अच्छा इसे कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं। देखो वेलोसिटी और टी का जो फंक्शन आया था v और ये वाला ओमेगा, देखो तो कितना v और इसके बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, ओमेगा। और काइनेटिक एनर्जी वाले में क्या आ रहा है, 2 ओमेगा आ रहा है। इसका तात्पर्य क्या है, अभी ग्राफ भी देखेंगे, जरा ध्यान से देखना। मैं वैसे ही बताना, अच्छा बता देता। जैसे अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी और जरा सा वेलोसिटी के बारे में चर्चा करें, थोड़ा देखना बच्चों। जैसे थोड़ा, एक मिनट, तो ये है तो ग्राफ दिया हुआ, देखना जरा। अरे कहाँ चला गया, सॉरी, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो x = a sin ω t दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला मैंने ऐसा कुछ लिखा था क्या अभी? अरे यार इसको लिखोगे ना, a ω cos ω/t, और इसका स्क्वायर होगा तो यही बनेगा ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर v वर्सेस t का अगर ग्राफ बनाओ इस इक्वेशन से, देखो ऊंची बात नहीं है बट है आसान, v = a ω cos ω/t, ये था ना मेरे ख्याल से, ऐसा। तो ये cos का फंक्शन है ना, कुछ समझ पा रहे हो क्या? ये cos का फंक्शन है, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, आपसे मैं कुछ एक सवाल पूछता हूं। मान लो अगर कोई पार्टिकल बच्चा एसएचएम कर रहा है, तो किसी टी टाइम पीरियड पे वो अपनी मैक्सिमम रफ्तार कितनी बार, मतलब कितनी बार आ रहा है, फिर से। मैंने कहा कोई पार्टिकल बच्चा एसएचएम कर रहा है, और v वर्सेस t का अगर मैंने ग्राफ बना रखा है, तो एक कंप्लीट साइकिल में अगर आप देखोगे तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी बार अचीव कर रहा है? आई थिंक 2 बार कर रहा है, नहीं 1 बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, दिख रहा है क्या? तो 2 बार अचीव कर रहा है, और कितने टाइम पीरियड में कर रहा है, किसी टी टाइम पीरियड में अचीव कर रहा है ना, ऐसा करके। लेकिन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और टाइम को आपस में रिलेट करूं तो, जैसे आप बोलोगे सर यहाँ पे थोड़ा देखना है ना, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी चलेगा। ये कौन सा पोजीशन होगा, मीन होगा? अरे एक जाते टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर घूम के जब आ रहा होगा तब मैक्सिमम वेलोसिटी, बट डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट नहीं रहेगा। अरे पार्टिकल अगर एसएचएम करता है, तो जब एक्सट्रीम पे गया, वापस मीन पे, अगर तुमने अगर +2 बोला है, तो जब इधर से आके फिर साइकिल पूरा करेगा तो -2 बोलोगे ना। तो 2 बार ये चीज अचीव हो रही है क्या, कितने टाइम में, किसी टी टाइम में। तो ये v वर्सेस t के लिए हुआ। लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जरा एक बात बताओ, जहां पे वेलोसिटी बच्चा नेगेटिव था, अगर अपन उसका स्क्वायर कर देंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा ना, कुछ समझ पा रहे हो? मतलब अगर हम यही ग्राफ वीटी की जगह अगर हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टी का ग्राफ देख रहे होते, तो जो पॉजिटिव वाला वेलोसिटी था वो तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव वाला वेलोसिटी था वो भी क्या बन जाएगा, क्यों, स्क्वायर होगा ना। तो मतलब कुछ सिनेरियो समझ पा रहे हो, ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब जो नेगेटिव जैसे, हाँ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप को देखो तो, ये अगर आप देखोगे तो नेगेटिव वाला भी तो पॉजिटिव ही बनेगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे तो। सर इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि जरा अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा
काइनेटिक एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम अचीव करने का, वो एक साइकिल में कितनी बार हो जा रहा है? नहीं, एक बार दो बार? कैसे? दो बार आ रहा है क्या? और टाइम कितना लग रहा है उसको? कितना टाइम लग रहा है दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अचीव करने में? कैसे? अरे ये वाला सेक्शन मान लो T/4 होता, तो अगला वाला ये फिर से कितना होता? T/4 T/4। तो T/2 के इंटरवल में ही तो दो बार आ जा रहा है ना। तो अब जरा पीछे मैं जा रहा हूं और मुझे बताना कि क्या हो रहा है, थोड़ा देखना है ना। यहाँ पे, नहीं ये नहीं था, मैंने कहीं लिखा था यार अभी, यहीं लिख रहा था क्या? अरे ये तो कचड़ा हो गया है। अरे अरे रे, हाँ जी। तो काइनेटिक एनर्जी के केस में जो फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा होगा, क्या वो 2 टाइम्स हो जाएगा वेलोसिटी के कंपैरिजन में? नहीं आया रे। जो टाइम पीरियड टी था वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड दो बार अचीव करने में T/2, फ्रीक्वेंसी क्या उसका डबल हो जाएगा 2f, वेलोसिटी वाले से कंपेयर करोगे तो। आधे लोग के तो थोड़े पता नहीं क्या ही बोली जा रहा। अरे v में ओमेगा का फंक्शन था, ऐसे नहीं समझ में आ रहा? तो काइनेटिक एनर्जी में 2 ओमेगा का फंक्शन है, तो वेलोसिटी का ओमेगा होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा? 2 ओमेगा होगा। अब भी नहीं आया। जो तुमने देखा नॉर्मल ग्राफ अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी अपने आप को रिपीट, अगर हम एक तरफ से बात करें तो कैसे बोलूं मैं, हाँ, मैक्सिमम वेलोसिटी एक मतलब एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक टाइम पीरियड में वो एक ही बार लेगा। नहीं, मैक्सिमम तो दो बार जाएगा बट मैग्नीट्यूड वाइज एक ही बार आएगा ना। अरे यार, ये मीन पोजीशन और एसएचएम कर रहा है तो मान लो ये 1 2 और ये ले लिया मैंने 3। डायरेक्शन जरा देखना, एक टाइम पीरियड पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक बार ये ऐसे गया, फिर वापस आया, तुमने कहा +2, ठीक है क्या? फिर गया, फिर वापस आया, तो फिर इस बार कितना? -2। तो +2 एक साइकिल में कितनी बार आया? प्लस +2 एक साइकिल में कितनी बार आया? एक बार आया ना। बात समझ में आ रहा है? -2 एक साइकिल में कितनी बार आया? एक बार ही आया ना। लेकिन काइनेटिक एनर्जी एक साइकिल में कितनी बार आएगा? सेम। कैसे? सर +2 का भी रिजल्ट कितना आ जाएगा? +4 आएगा, मान लो वेलोसिटी का स्क्वायर, और -2 वाले का भी कितना आएगा? कुछ समझ में आए क्या? मतलब वेलोसिटी एक बार रिपीट हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बार आ रहा है? कैसे? +2 तो बेटा एक ही बार बनेगा ना, फिर एक साइकिल कंप्लीट होगा तो फिर से +2 फिर एक बार बनेगा, फिर टी टाइम पीरियड में कितना? सर एक ही बार बनेगा। लेकिन सर -2 भी तो आ रहा है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा एक, मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट हो तो एक साइकिल में एक ही बार रिपीट होगा, जबकि काइनेटिक एनर्जी एक साइकिल में दो बार आएगा। समझ गए क्या आयुष? बात समझ में आई क्या क्या होगा? ठीक है। तो ये रहा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अच्छा, दूसरा एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बोलो। V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू √(a²-x²), ऐसा पढ़ रखा है क्या? तो इस वाले फॉर्मूले से अगर अब देखो, बोलोगे सर ये वाला याद रखिए कि दोनों पता होना चाहिए। सर ये वाला कब काम करेगा? जब काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से सवाल पूछा हो। ये वाला काम कब करेगा? जब काइनेटिक एनर्जी पोजीशन के हिसाब से पूछा हो। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको दोनों तरफ से आना चाहिए ना। टाइम से अगर बोलेगा तो वहां से सॉल्व कर देंगे, पोजीशन से बोलेगा तो यहां से सॉल्व कर देंगे। समझ गए क्या? तो फॉर्मूला फिर से वही, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² होता है सर। और हमने एसएचएम में पढ़ रखा है कि किसी भी एक्स पोजीशन पे एसएचएम की वेलोसिटी कितनी होती है? तो ओमेगा √(a²-x²). तो इसको सॉल्व करें बेटा, कितना आ जाएगा? ½ m ओमेगा² a² - x²। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो कंफ्यूजन की तो बात ही नहीं है। एक तो जनरल वाले से जरा लिख रहे हो और एक यहां से लिख रहे हो, ठीक है? अभी करेंगे सवाल। और ये बात ध्यान में रहेगा क्या कि उसी साइकिल उस टी टाइम पीरियड में वेलोसिटी अपने आप को एक ही बार रिपीट करेगा मैक्सिमम, तो पर वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है ना। पर एक साइकिल में एक तरफ से मैक्सिमम एक ही बार मिलेगा,
बट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी 2 बार। क्यों? अरे एक बात बताओ, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो एनर्जी कंजर्व रहता है? अगर एनर्जी कंजर्व ही नहीं रहता तो कभी रिपीटेशन होता है क्या? अरे एनर्जी लॉस हो जाएगा तो कैसे जाएगा यार वापस? तो जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पे पोटेंशियल मिनिमम है, और जहां पे पोटेंशियल मिनिमम वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो जैसा बिहेवियर काइनेटिक एनर्जी का रहेगा वैसे ही किसका रहेगा? पोटेंशियल का रहेगा। समझ गए? हम चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, अच्छा अब तुम लोग कैसे करोगे मुझे पता नहीं। क्या हुआ? आता होगा ना? बस तुम लोग को पता चल है ना, सबके पास लैपटॉप? ठीक। अच्छा अगर मान लो अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का अगर मान लो मेरे को एक्सप्रेशन निकालना है ना, वैसे तो वहां लिखा हुआ था बट मैं करा ही देता हूँ। कैसे निकाले बताओ? फॉर्मूला कैसे बनाए? अच्छा एसएचएम में कितना सारे फॉर्मूले की जड़ कहाँ पे अटकी हुई थी? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू, ये भी नहीं पढ़े हो? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए क्या? कर दे फोर्स डॉट एफ डॉट डी एक्स, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम जो वर्क करते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन, वही तो स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए ना? नया कुछ नहीं पढ़ रहे। तो अगर यहाँ कर दे बेटा मास ले लू एम, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा, क्या हो गया? मास ले सकते हैं ऐसा। और एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स डॉट, क्या कर पाओगे आप लोग? अरे मान लो मीन पोजीशन पे हमने कहा मान लो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना, और मैं क्या चाहता हूँ कि कुछ सॉरी जीरो पे इसका पोटेंशियल एनर्जी मान लो जीरो है। अरे और मैंने कहा कि मान लो जब इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ यू हो जाएगा और वो किसी पोजीशन एक्स पे चला जाएगा। इसको सॉल्व कर पाओगे आप लोग? नहीं कर पाएंगे। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट रख देंगे क्या? क्या आएगा बताओ? डायरेक्ट लिखो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आएगी? यही फॉर्मूला आएगा? नहीं आएगा? अरे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट एक्स ही रखोगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया क्या? 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, जरा ध्यान देना बच्चा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जरा ध्यान से देखो। काइनेटिक एनर्जी का भी बेटा मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा एसएचएम में? 0। और मैक्सिमम कितना रहेगा? 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का भी मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना जाएगा? 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा मैं आपसे कहूं कि टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल क्या होगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्यों? अरे यही काइनेटिक पोटेंशियल में बदलता है, और पोटेंशियल किस में बदलता है? काइनेटिक में। तो टोटल तो उतना ही रहेगा ना। अरे जब तुम कह रहे हो कि सर जब काइनेटिक एनर्जी, मतलब अगर हम कहें या तो जीरो होगा तो ये होगा, तो जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे होगा तो पोटेंशियल कितना होगा? मिनिमम होगा। तो दोनों को जोड़ोगे तो टोटल के बराबर नहीं आएगा। बैठ गया दिमाग में फॉर्मूला? ठीक है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है, ये ग्राफ समझ में आ गया क्या? नहीं आया? अभी थोड़ी देर पहले, अरे यहीं पे है सारा कचरा? नहीं नहीं यहाँ नहीं है। हाँ जी। अभी ये नहीं बताया आयुष कि एक साइकिल में वेलोसिटी एक बार ही रिपीट होगा ना, जबकि उसी टाइम पीरियड में काइनेटिक एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा? एक जैसा 2 बार। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार अचीव कर लेगा? 2 बार। फ्रीक्वेंसी कितनी बार? 2 बार। ओमेगा कैसा है? डबल है। ठीक है। अच्छा हुआ क्यों है? जैसे, नहीं मैं ऐसे भी बता रहा हूँ, पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ बढ़िया, एक्सट्रीम पे गया तो वेलोसिटी 0, वापस आएगा तो मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, पर डायरेक्शन ये है। तो मान लो मैंने +2 बोल दिया, पक्का? फिर ऐसे गया 0, फिर वापस आया तो वेलोसिटी कितना? +2 की -2? भाई इधर +2 बोला तो इधर क्या बोलेगा? तो +2 एक पूरे साइकिल में +2 कितनी बार आया? +2 कितनी बार आया? एक बार आया। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए बोलना, ऐसे गया वापस आया। काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो +2 का आंसर कितना आएगा? +4 आएगा।
और जब ये वापस जाके फिर इधर आए तो -2 बना, -2 का स्क्वायर भी कितना होगा, +4 ही होगा ना। तो एक साइकिल में एक कंप्लीट साइकिल में आपको काइनेटिक एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम मिली, सेम +4 मिला कि नहीं मिला, जबकि +2 वेलोसिटी कितनी बार मिली, कुछ समझ गए क्या। और टाइम पीरियड कितना रहेगा इनका, t/2। अच्छा +2, जैसे आप सोचो वेलोसिटी में +2 t टाइम पे मिला है, तो नेक्स्ट +2 कब मिलेगा, t टाइम के बाद मिलेगा ना, नहीं समझे। अरे एक साइकिल में एक ही बार +2 आएगा ना, फिर से +2 कब आएगा सर, जब टी टाइम बीतेगा, फिर से +2 कब आएगा, जब टी टाइम बीतेगा, समझ गए। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी देर बाद आ जाएगा, t/2 बाद ही आ जाएगा ना, कैसे। अरे ऐसे गया, हाफ टी, फिर से +4, फिर से +4, घुसा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो हम सवाल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से एकदम, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके। अरे द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन अ वन टाइम पीरियड in a simple harmonic motion is assume minimum potential energy to be a minimum कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है फिर, हाफ m इंटू a², यही होगा ना। तो अब पूछा क्या मेरे से, एवरेज पूछा है। अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि मान लो मैक्सिमम कोई चीज अगर 10 हो सकता है, मैक्सिमम 10 हो सकता है, तो उसका एवरेज कितना आ सकता है, 5, 5 ही। कोई पार्टिकल मैक्सिमम 10 तक, अगर 10 एनर्जी तक पहुंच सकता है, तो मैं कहूं कि कभी भी अगर हम उसका एवरेज निकालने की कोशिश करें तो कहां तक आ सकता है, 5 तक ही आ सकता है, एवरेज एवरेज एवरेज। तो अब एक बात बताओ, ऑप्शन क्या क्या दिया है, 1/2m⍵² इंटू a², ये एवरेज होगा क्या, 10 का एवरेज 10 होगा, पक्का क्या। ये वाला बोलो, अरे तो टोटल को भी पार कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सर 10 का एवरेज। और ये वाला काहे, एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो बच क्या गया, तो चेप दो ये भी नहीं कर पाओगे। अरे एक, हाँ कैसे, मान लो 0 होगा, तो कहीं पे क्या, जहां पे 0 का एक जगह, तो दूसरी जगह कितना होगा, हाफ एम, आधा करोगे तो कितना आएगा, 1/4, ठीक है। हाँ जी, कर ले जाओगे आराम से। पढ़ो क्या लिखा है, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट अ डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी इज, क्या हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, नहीं। अभी जो तुमने निकाला 1/2m⍵² इंटू, पढ़ा क्या, वो x क्या था, कहां से, मीन पोजीशन से, यही था ना। तो जो बोला लिख लें, क्या बोला देखो तो, एट अ डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम अ मीन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, बोलो फॉर्मूला, माइनस प्लस बोलो ना यार, बोलो भाई, E1 इज इक्वल टू 1/2m⍵² इंटू x1 का, ये भी नहीं आया, गलत लिख दिया, क्या हो गया, अरे भैया दिया है ना यार, दे पढ़ तो सही, पोटेंशियल एनर्जी इज इवन एट अ डिस्प्लेसमेंट, अच्छा वाई दिया है क्या, वाई फ्रॉम मीन, अच्छा पहला एक्स है, चलो दूसरा बोलो, ई टू कितना दिया है, 1/2m⍵² इंटू, वाई दिया, y1 दिया है, अच्छा वाई दिया है सिर्फ, सॉरी मैं क्यों लिख रहा हूँ फिर 1, चलो इतना लिख लोगे खुद से। और फिर कब का पूछा है, द पोटेंशियल एनर्जी ई एट अ डिस्प्लेसमेंट, अरे x प्लस वाई पे क्या होगा, तो जब x डिस्प्लेसमेंट होता है तो x का स्क्वायर कर रहे हो, y है तो जब x प्लस वाई होगा तो क्या लिखोगे, अरे हाफ m⍵² x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो गधो यहाँ x की वैल्यू दी हुई है, y की दी हुई है, यहाँ चेप नहीं सकते हैं, अरे बाबा, x की वैल्यू कितनी, बोलो,
अरे 2E1/m⍵² अंडर रूट ऐसा होगा। y की वैल्यू कितनी? 2E2/m⍵² अंडर रूट, यही होगा क्या? इसको खोल पाओगे थोड़ा सा? तो E इज इक्वल टू 1/2m⍵² x² प्लस y² प्लस 2xy। 10वीं के बच्चे भी इतना गणित थोड़ा बहुत जानते होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा जानते हैं, चलो। तो 1/2 दिख रहा है क्या सबको? m⍵² x² की वैल्यू चेप सकते हैं यहां से, कितना हो जाएगा? अंडर रूट क्यों लिखना है यार, स्क्वायर से गायब हो जाएगा। तो 2E1/m⍵², समझ गए क्या? 2E2/m⍵², 2 × xy का क्या हो जाएगा? थोड़ा स्मार्ट बनो, थोड़ा स्मार्ट बनो। यहाँ √2 है और इस वाले में भी √2 है, तो √2 × √2 क्या बन जाएगा? बनेगा 2। यहाँ अच्छा, और यहाँ क्या √m है, यहाँ भी √m है। √m क्या बनेगा? यहाँ √⍵² है, यहाँ √⍵² है, मल्टीप्लाई करेंगे ⍵² बचेगा। पर ये √E1 और √E2 ऐसे ही रह जाएगा, लिख दूं डायरेक्ट? तो यहाँ क्या आ गया देखो तो, एक 2 और आएगा, और साथ ही साथ अंडर रूट ऑफ E1 के अंदर, सॉरी ऐसा कर दूं क्या, और नीचे क्या रह जाएगा? m⍵²। आया क्या कैलकुलेशन? अब ध्यान से देखो तो सब एकदम काट कूट दो जो जो कट रहा है। अरे 2 गया, 2 गया, 2 गया, 2 गया, m⍵², 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 ये भी नहीं आया। अरे बाहर है ना, तो अंदर क्या बच रहा है? E1, E2 और अंडर रूट ऑफ, अरे 2 है रे, कौन सा ऑप्शन? बहुत टफ सवाल है। अरे एक 2 तो कैंसिल, एक 2 बचा ना भाई, और रूट के अंदर कौन रहा? E1 और E2, यही तो है। कहाँ टफ है, कर ले जाओगे कैसे? कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है। हाँ जी, चलो पहला सवाल मैं दे देता हूँ। फटाक से इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ, मतलब मीन पोजीशन बोलो। अरे ये क्या दिया हुआ है? यू दिया हुआ है। अगर यू दिया हुआ है और मीन पोजीशन निकालना है एसएचएम का, निकाला जा सकता है क्या? नहीं निकाल सकते हैं, कैसे? अच्छा मीन पोजीशन किसको बोलते थे? जहां पे फोर्स, क्या गधो तुमने ये पढ़ा था? तो गधो जब एफ का फंक्शन दिया, एफ पता था तो सॉल्व करना आता था ना। तो अगर यू दिया तो एफ निकालना नहीं आता है, कैसे निकालोगे? डी यू, बोलो। अरे एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, सुने हो कभी? कहाँ पढ़े थे? बहुत बार पढ़ लिए। कहाँ पढ़े थे नहीं पता, बहुत बार पढ़े हैं ना भाई। तो कर दो ना कॉपी पेस्ट, देखो इधर। अब देखो पुराना भूलते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आप इसके खुद जिम्मेदार हैं। अरे यू दिया हुआ है, हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछा है, तो एसएचएम में इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा होता था? जहां पे फोर्स क्या हो जाए। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया है, फोर्स निकालना है, तो क्या होता है? एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई, चलो करो डिफरेंशिएट फट से, कितना हो जाएगा? 2x - 4। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं? -2x + 4। कितने लोग को आया समझ में? अरे माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है ना बच्चा। तो क्या अब हमारे पास एफ का एक्सप्रेशन आ चुका है क्या? पर एसएचएम पढ़ रहे तो एसएचएम जैसी शक्ल तो बनानी पड़ेगी ना इसकी। +4 था ना, तो इसकी शक्ल बनाओ एसएचएम जैसा, कैसा होता है? एफ इज इक्वल टू के एक्स टाइप का ना, तो बनाओ इसको वैसे ही। क्या हो गया? -2 कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बच गया? x माइनस, अच्छा अंदर प्लस है भाई, प्लस है ना, तो यहाँ -2 कर दो। आया क्या समझ में? अब जल्दी से कंपेयर करके बताओ k की वैल्यू कितनी? अरे 2 1 है यार। और इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए क्या करते हो सर? फोर्स 0 होना चाहिए, तो x यहाँ पे क्या रख दूं? 0। अरे x कितना रखो? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा आ गया? हो गया क्या? तुम्हारे पास क्या आ गया है? कि आ गया है। अब क्या पूछा है, पूछो तो, मतलब सॉरी देखो तो।
अरे मैक्सिमम क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू, वाह रे वाह, अरे वेलोसिटी ओमेगा इंटू ए था, कौन सा मैक्सिमम, पढ़े क्या ऐसा, कभी कभी ख्याल आता है ना। तो अब बताओ जरा, मुझे ओमेगा पता है, अंडर रूट ऑफ के बाई, दिया है क्या कुछ, अरे के निकाल चुके हो गधो, कितना है, एम कितना है, कट के कितना आ गया, ओमेगा आ चुका है क्या, पर ए भी तो नहीं पता है, तो बेईमानी है। अच्छा ये तो दिया, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू, क्या यहां से कुछ निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, अरे क्या आएगा, ये बच्चा, ये ये बेटा कुछ साल पहले आया था, बेटा ओमेगा रूट के बाई हम ये करा चुके हैं, फर्स्ट क्लास में कराया था। अच्छा ओमेगा आ चुका है ना, और मुझे चाहिए आ, तो गड़बड़ है क्या यार सवाल, इनको देना चाहिए था कंडीशन, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 8 जूल। अरे टोटल एनर्जी तो हर जगह फिक्स ही रहेगा ना, एक्स की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ना, तुम्हें क्या यहाँ एक्स की वैल्यू नहीं आ चुकी है क्या, कितनी आई थी मीन, तो जो मीन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी रहे कहीं पे भी तो वही रहेगा ना, टोटल टोटल, तो यहाँ पर सारे आ जाएंगे क्या, फिर निकालेंगे क्या, एक सेकेंड यार, ए निकालना, हाँ तो निकल सकता है ना बच्चा, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, अच्छा नहीं 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 देखो, अच्छा दे तो दिया है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हाँ ऐसे कर लो, हाँ बच्चा, अच्छा सॉरी, निकल जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन गड़बड़ ऐसा नहीं था ये, लेकिन ठीक है, ट्राई मारना, बन गया तो ठीक, नहीं तो वैसे आंसर दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, ये देखो 2019 मेंस का है, पढ़ चुके हो तुम लोग, बना सकते हो आराम से, क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल अंडर गो सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ, अच्छा टाइम डिपेंडेंस, अच्छा एक्स का फंक्शन दिया है बच्चों, क्या दिया हुआ है, ए साइन पाई टी बाई द रेशियो ऑफ, बाई काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, सॉरी बाई, क्या पहचान में आ रहा है, लग रहा है कुछ कर पाओगे जिंदगी में, एज अ फंक्शन ऑफ, क्या हमें आता है सॉल्व करना, नहीं आता है, बोलो, और ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तुम्हें क्या दर्शाता है, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन से क्या v का एक्सप्रेशन अपन को पता है, क्या होगा, v कितना हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आया क्या, तो जरा रेशियो निकालो तो कितना आ जाएगा, 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर
ओमेगा टी। ठीक है क्या? अच्छा। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कितने बच्चे ये पहचान पाए, मुझे जरा बताना। क्यों, ऐसे क्यों लिखा मैंने? तुक्का लगा लिया होगा कुछ का। अच्छा, बनने दो। अरे साइन जीरो पे कितना होता है? साइन जीरो पे और कॉस जीरो पे क्या होता है? कितना होता है? तो अगर कहीं पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी ये भी नहीं है समझ में। ये बात समझ में आ रही है क्या? कैसे किया मैंने? जहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा बच्चा, वहां मतलब फंक्शन कैसे चल रहा होगा? एक का बढ़ रहा होगा तो एक का घट रहा होगा, तो एक का साइन तो दूसरे का ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? थोड़ा सेंस अंदर का लगाना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो उल्टा भी कर ले, क्या ही फर्क पड़ रहा है? तो अब बता, ये आया क्या समझ में, क्या किया मैंने? आपने बोलोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं पढ़ा है। मतलब ऐसा हम कुछ लिखे नहीं थे, बट हमें लगा था क्या पता तुम्हें समझ में आता होगा कि cos 90 अगर जीरो होता है तो sin 91 होता है। और एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी घट रहा होता है तो पोटेंशियल बढ़ रहा होता है, पोटेंशियल बढ़ रहा होता है तो काइनेटिक घट रहा होता है। तो एक का साइन चलेगा तो दूसरे का क्या चलेगा? आगे। साइन का जब आप लोग बचपन में याद करते होगे, तो ऐसे जाते थे साइन तो बढ़ता था, और कॉस ऐसे जाने पे घटता था। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, एक को साइन लिया दूसरे को क्या ले लिया, कॉस। ये कॉमन सेंस था, ठीक है, मतलब ये कॉमन सेंस था। तो आंसर क्या आ रहा है देखो तो। कॉट स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा कितना है? अरे टू। ओमेगा कितना है? पाई बाई। ये भी नहीं पहचान पा रहे हो? कैसे? अरे कंपेयर कर लो ना भाई, टी के बगल वाला। तो ये कौन हो गया? तो यहां ओमेगा की जगह क्या लिख दूं, बोलो? कॉट क्या भाई? स्क्वायर ओमेगा की जगह क्या लिख दूं, पाई बाई। कब का पूछा है अपन से? कुछ समझे कि नहीं? अरे कितने टाइम पे पूछा है, 210 सेकेंडवा पे पूछा रहा तो टी उठा के चेप दिए यहाँ पे। आते क्या थोड़ा गणित वणित? 3 7 जा 21, 3 3 जा, तो कितना आ रहा है जरा देखो तो, कॉट स्क्वायर 7 पाई बाई। तो तुम्हें मैथ्स वाले टीचर ने कुछ पढ़ाया होगा इसको सॉल्व करना, या मैंने मैथमेटिकल टूल पढ़ाया था तो भी सिखाया था। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस 3 2 जा 6 होता है, नहीं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ज्यादा हो जाएगा क्या? पाई प्लस 2 पाई बाई 3 ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये, अरे 3 2 जा 6, 6 प्लस पाई कितना हो जाएगा, 7 पाई। और 2 पाई पहचान में आ रहा है क्या? 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट है? अरे पूरा चक्कर लगा ना 360। 360 में क्या ऐड कर रहे हैं? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ना। तो रिजल्ट क्या आएगा जल्दी बोलो? कॉट स्क्वायर पाई बाई। और कॉट 60 कितना होता है? साइन 60 कितना, 1/√3 ना। अरे स्क्वायर था ना, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यार? 2 पाई 6 प्लस पाई कितना, 7 पाई होगा ना। कॉस 60, 10 60 √3, 1/√3। क्या दिया ऑप्शन में, 3 दिया है। एक मिनट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन वैसे ही देगा, ये आएगा।
1/9 या 9/1? अरे यार, cot 60 कितना होता है? स्क्वायर है बेटा। अच्छा, रूट था, थ्री 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 वाला है ऑप्शन। ये सॉरी। कौन सा बच्चा? ये 7 पाई/3 आपको आता है सॉल्व करना? ये 7 पाई/3 की वैल्यू कितनी होगी? cot² 7 पाई/3 की वैल्यू। मैंने मैथमेटिकल टूल्स जब पढ़ाया था तो वहां पे सिखाया था कि इन 7 पाई/3 को कैसे सॉल्व किया जाता है। थ्री का टेबल आता है? बोलो। 3 1 जा, 3 2 जा 6 हो गया। तो ऐसे लिख दिया कर, 2 पाई + पाई/3। इस 7 पाई/3 को ऐसे लिखा जा सकता है? अरे 3 2 जा 6 + पाई, 7 पाई/3 हो गया। और 2 पाई मतलब क्या हुआ? कहाँ घूम के चले गए? चक्कर लगाए? अब ये पढ़े हो तो 2 पाई पे नो चेंज होता है। हाँ, 2 पाई + थीटा, तो इस वाले लाइन पे नो चेंज था, इस पे चेंज था, वही किया है। ये आया क्या? बहुत टफ तो नहीं है मेरे ख्याल से। अब कहोगे सर आपका तो 1/3 आ रहा है, अबे तो ऑप्शन तो देख लो। अब फंक्शन हम बना सकते थे ना, फ्री है। x = a sin ω t भी एसएचएम का इक्वेशन है, और x = a cos ω t ये भी एसएचएम का इक्वेशन है। पर तुम्हें ये समझ में आना चाहिए था कि सर अगर काइनेटिक एनर्जी के लिए साइन दौड़ा रहे हो तो पोटेंशियल के लिए कॉस दौड़ाओगे, पोटेंशियल के लिए कॉस दौड़ा रहे हो तो काइनेटिक के लिए साइन दौड़ाओगे। समझ गए ये सब? यही होता है कंपटीशन। मतलब जनरली जब अपन एसएचएम में डेरिवेशन करते हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है वो तो दूसरा वाला जो डेरिवेशन करता है वो मिलता होता है। तो एनसीईआरटी या सबको लगता है कि बच्चों को इतना तो पता ही होगा कि अगर साइन का ऐसा है तो कॉस कैसा बनाया जा सकता है। इसको और भी तरीका है करने का। ठीक। अच्छा हाँ, बोलो किसके आगे? इसकी वैल्यू कितनी होती है? cot 60 की वैल्यू बताओ। tan 60 कितना होता है? अरे tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। तो cot 60 कितना होगा? 1/√3 होगा। 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा? 1/3 होगा। तो थ्री वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? आप बोलोगे सर आपका तो 1/3 आया। तो अब मैंने यहाँ पे नहीं नहीं, अरे मैंने जैसे यहाँ कॉस और साइन का लिया था ना फंक्शन, मैं चाहता तो ऊपर वाले कॉस नीचे वाले को क्या लेता, तो आ जाता। समझ गए? ये देखो ये देखो, ये सवाल बना पाओगे कि नहीं? देखो वहां टाइम से रिलेट, देखो ऐसी ट्रेंड बना रहता है जब दिया काइनेटिक का तो हर सेट में रहेगा क्वेश्चन। तो वहां टाइम से खेल लिया, यहाँ एक्स से खेल लिया। देखो जरा आंसर बोलो, मजा आ जाएगा। अब पार्ट कौन सा? वाह रे वाह बोलो बोलो। अब पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड कितना दे दिया? along the x-axis about x is equal to 0 when its potential energy equals to, क्या चिल्ला के बोल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी को किसके बराबर लिख दो? तो लिख दो ना फिर। नहीं लिख सकते हैं? बोलो, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं? हाफ एम ओमेगा इंटू, अरे वही पोजीशन पूछा है ना जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल दूसरे के बराबर हो जाएं। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लिया, काइनेटिक का बोलो। हाँ, एम ओमेगा² a² -x, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का जनरल। अरे पोजीशन पे रे भाई। बोलोगे सर ऐसे सवाल कैसे पूछ सकता है? तो उसे पता है ना कि बहुतों को ये भी नहीं पता है। अरे मेंस और नीट के सवाल ऐसे ही रहते हैं, बहुत बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। वो देखता है कि भैया आपने सच में पढ़ा है कि नहीं, थोड़ा बहुत फॉर्मूला वॉर्मूला आता है। अरे कुछ किए थोड़ी, बोला था कि भैया काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल के बराबर लिख दो, तो दोनों को लिख दिए। अब पूछा था कहाँ पे होगा, तो एक्स की वैल्यू निकाल दी है जहां पे दोनों बराबर होंगे √2। तो हमने दो, मतलब एक्चुअल में एक पार्ट खत्म किए। कौन सा? काइनेमेटिक्स ऑफ
SHM। अब आ जाओ दूसरी कहानी। हाँ, अभी हम लोग जो बच्चा पढ़ेंगे इसमें पहले तो बेसिक्स मेथड पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे कि हम लोग देखें और आंसर बोले बिना पेन चलाए। ठीक है, देखो जरा, पहला पार्ट आया क्या तुम लोग को? अब सुनो कहानी, अभी जो नहीं आया पहला पार्ट, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, उसको दौड़ा दिया, कहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा, कितनी देर बाद पहुंचेगा, यही सब तो चर्चा की है। अब चल रहा था तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब बातें खत्म हो गई। नेक्स्ट है मेथड टू डिटरमाइन टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे जब अपन लोग चैप्टर मतलब स्टार्ट किए थे 11th का, तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स, जिसमें हम केवल मोशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके बाद आया था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें क्या चर्चा हुआ, अरे फोर्स लगा है तो चला है, अब तो चला है तो कितना दूर गया, क्या एक्सेशन, अब फलना ढिलना बातें हुई। तो जब तुमने एनएलएम पढ़ी थी तो काइनेमेटिक्स की बातें भूल गए थे, मतलब उसकी जरूरत कहीं पड़ी नहीं थी। वाह रे वाह, अबे गधो फोर्स लगाया ना, तो फोर्स से एक्सेलरेशन आ गया। एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो जो भी काइनेमेटिक्स में पढ़ा था उठा के चेप दिए। उसी तरह हमने काइनेमेटिक्स अभी किसकी पढ़ी, एसएचएम की। तो अब नया चीज क्या आने वाला है सर, फोर्स आएगा। तो हमारा सबसे पहला मोटो क्या रहेगा, फोर्स निकालना। अब एक बार फोर्स आ गया तो फिर से वही टाइम पीरियड, फिर से वही कब पकड़ेगा, कितना डिस्प्लेस होगा, सारी बातें वही चलेंगी। तो पहला है इसमें फोर्स मेथड और दूसरा है एनर्जी मेथड। मैं तुम्हें मोटो समझा देता हूं करने क्या वाले हैं हम लोग। बच्चों अब ना कहानियां ऐसे चलेंगी, हम कहेंगे कि भैया एक तो स्प्रिंग है, इसे 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 इसको पकड़ के खींच रहे हैं, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स नामक KX आया था, ऐसा पढ़े। मतलब अब हमारा जो टारगेट रहेगा वो फोर्स कैलकुलेट करने का रहेगा। पेंडुलम में ऐसे ही तो नहीं रहेगा ना, कुछ और फोर्स रहेगा, कुछ समझ गए क्या? कोई रिजिड बॉडी को घुमा रहे तो कोई और फोर्स रहेगा। अब जो फोर्स निकल जाएगा, जो फोर्स निकलेगा, अब चेक करना होगा कि अगर फोर्स इज इक्वल टू के टाइम समथिंग एक्स आ गया, डिग्री 1 है, तो कह देंगे सर ये एसएचएम है। अब एसएचएम है तो अगर मेरे से पूछेगा टाइम पीरियड क्या होगा, तो क्या चेप देंगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। कोई पूछेगा ओमेगा क्या होगा, चेप देंगे। कोई पूछेगा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, कोई पूछेगा एक्सेलरेशन। लॉजिक समझ में आया क्या क्या होने वाला है? तो कुल मिला के तुम सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना सीख रहे हो, फोर्स। स्टोरी क्लियर हो गई? इस पार्ट में हम जो मैंने पहले भी कहा था, पहला पार्ट काइनेमेटिक्स, दूसरा पार्ट फोर्स। मतलब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। जैसे पहले हम लोग स्प्रिंग और ब्लॉक प्रॉब्लम्स करेंगे, तो स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स में फोर्स कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। अब आपको अभी तो चैप्टर पढ़ रहे हैं एसएसएम का, तो सारे कंडीशन वैसे ही आएंगे, बट रैंडम हमें पहचान पहले देखना होता है कि भैया वो एसएसएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स की डिग्री 1 आ गया तो कह देंगे एसएचएम कर रहा है। और एक बार एसएचएम कर रहा हमें पता चल गया, तो फिर हमसे काइनेमेटिक्स का कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, नहीं समझे? टाइम पीरियड पूछ लेगा, वेलोसिटी पूछ लेगा, ओमेगा पूछ लेगा, तो ये सब निकालने के लिए सर कहाँ जाओगे? फिर से वही जो काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम पढ़े थे। कुछ बातें समझ में आई क्या, क्या चलने वाला है स्टोरी? तो इस पार्ट में क्या सीखना है, सिर्फ फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? अच्छा बताओ, जब भी हमें फोर्स निकालना होता था तो अपन आज से पहले क्या करते थे? क्या करते, फोर्स निकालने के लिए क्या कर रहे थे? हाँ, एफबीडी। तो अब क्या करेंगे? तो जब भी फोर्स निकालना होता है तो क्या करना होता है? कहानी क्लियर हो गई है क्या? तो हम अब इस पार्ट में पेंडुलम वाला सवाल आएगा, स्प्रिंग वाला सवाल आएगा, टेंशन वाला सवाल आएगा। धागे, एक तरफ धागा ले लेंगे और दूसरा एंड स्प्रिंग से बांध देंगे। अब जो ब्लॉक होगा वो एसएचएम करेगा, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स रे, मतलब एबीडी बना के फोर्स निकालेंगे। और एक बार फोर्स निकल गया तो फिर काइनेमेटिक्स के सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, मतलब काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम के सारे सवाल मिक्स होके आ जाएंगे। कहानी क्लियर है? तो करें शुरू। देखना अब ध्यान से। अब जैसे जैसे बता रहा हूं, पहले हम लोग घिसा पिटा मेथड फॉलो करेंगे, बाद में हम लोग थोड़ी अक्कल लगा लेंगे, ठीक है? पहले जो नॉर्मल बात है वो ध्यान से सुनना। तो पहला जो प्रोसेस है वो है फोर्स मेथड, दूसरा है बच्चा एनर्जी मेथड। जो एनर्जी वाला मेथड है, ये जब बहुत सारा ब्लॉक ब्लॉक आ जाएगा ना, बहुत सारा स्प्रिंग, मतलब कहीं पे स्प्रिंग लगल है, कहीं पे ब्लॉक लगल है, कहीं पे धागा लगल है, मतलब जो सवाल तुम्हारी औकात से बाहर होंगे, जिसे तुम ना समझ पाओ, फिर
याद है जब अपन एनएलएम पढ़ते थे, तो अगर आपका सेंस जब कांस्टेंट मोशन पढ़ रहे थे, मैंने कहा कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वर्चुअल वर्क डन मेथड लगा दो। याद आ रहा है ऐसा कुछ क्या? अगर समझ में आ रहा है तो अपन, अगर एक ब्लॉक की एक पुली मूवेबल है तो V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, तो ऊपर वाला आ जाता था। और ना समझ में आए तो वर्चुअल वर्क डन मेथड कर लो, वर्क डन बाई टेंशन इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है? ऐसा पढ़ाया था मैंने। तो ये वाला तो लास्ट में देखेंगे, थोड़े बहुत सवाल हैं उसके। सारे के सारे क्वेश्चन अपन इस फोर्स मेथड से ही सॉल्व करेंगे, सारे लगभग सारे, मतलब सारे ही। नहीं मन किया तो लास्ट में उड़ी भी मार दूंगा, इसको जरूरत नहीं पड़ा तो फोर्स मेथड। अब जरा स्टेप सीखना कि कहानी कैसे चलेगा। पहला स्टेप जो रहेगा बच्चा, स्टेप 1, आपको सबसे पहले फोकस करना है। अच्छा, क्या निकालने वाले हम लोग? अरे एसएचएम कर रहे हैं ना, फोर्स लगा होगा तभी तो एसएचएम कर रहा है, वही फोर्स कैलकुलेट करना, फोर्स कैलकुलेट करना है। अच्छा एक बात बताओ, कोई पार्टिकल एसएचएम कब कर सकता है? उसको फोर्स लग जाए वो एसएचएम कर जाएगा। हाँ चलो, एक्स की वैल्यू डिग्री 1 होनी चाहिए, और उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए ना, तब तो वापस आएगा, और वापस आएगा तब तो एसएचएम बनेगा। नहीं समझे? अरे यार ये चेयर यहाँ पड़ा हुआ है, हमने इस पे से धक्का लगा दिया, एसएचएम करने लग पड़ेगा। और यहीं पे स्प्रिंग होता और तब इसको लात मारता, फिर क्यों? अरे सर रीस्टोरिंग फोर्स है, समझ गए क्या? तो हमें ना अब तुम्हें यही बात पकड़नी है सर, हर सवाल में वो जो रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे ना हम लोग, जो फोर्स अंदर की तरफ आ रहा होगा रीस्टोरिंग फोर्स, वही रीस्टोरिंग फोर्स को किसके बराबर लिखना है? के एक्स के बराबर। अगर वो रीस्टोरिंग वाला फोर्स एक्स की डिग्री 1 का आ गया तो कह देंगे सिचुएशन किसका है? एसएचएम का। समझ गए क्या? और एक्स के बगल में जो डाटा पाओगे उसको क्या बोलोगे? अरे के है सर। कुछ समझ गए क्या? और एक बार के आ जाएगा तो फिर ओमेगा खेलना आता है, अगर मास दिया रहेगा तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम कर लेंगे, टाइम पीरियड के लिए 2 पाई अंडर रूट एम बाई के कर लेंगे। समझ गए? जब ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड आ गया, तो वी नहीं पूछा जा सकता है क्या? ओमेगा इंटू ए कर लेंगे। कहानी समझ में आ गई? तो सारा फोकस अभी फोर्स पे करना है। तो स्टेप 1 जो रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मीन पोजीशन कहां है। अच्छा, मीन पोजीशन का क्या मतलब होता है? हाँ हाँ, जहां पे नेट फोर्स कितना हो जाए। समझ गए? पहला सिचुएशन मजे मजे से सीखो। मेथड 1 में सबसे पहला सिचुएशन हमें कैलकुलेट फोर्स ही करना है, तो मैंने कहा सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करो? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नेट फोर्स जीरो से। नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जहां पे जीरो हो, यहां पे क्या बनाओगे आप लोग? एफ बी डी। कुछ समझे क्या? एफ बी डी बनाने के बाद क्या आप लोग फोर्स का एक्सप्रेशन लिख पाओगे? नहीं लिख सकते हैं भैया, नेट फोर्स जीरो है, मतलब उस पोजीशन पे इधर लगने वाला फोर्स इधर के बराबर रहेगा। पहला सिचुएशन समझ में आ गया? यही लिखेंगे ना, नेट फोर्स जीरो। अब जो भी फोर्सेस होंगे दोनों सबका समेशन इक्वल टू क्या लिख देना है? जीरो। तो एक इक्वेशन बन जाएगा पहला, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड, ध्यान से देखना, बाद में हम उड़ी मारने वाले, हम नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है? पर पहले ऐसे करते, मान लो अगर तुम्हारे नहीं घुस रहा होगा तो कम से कम ऐसे कुछ तो लिख दोगे, स्टेप मार्किंग में स्कूल में पास हो जाओगे। चलो देखो, स्टेप नंबर 2 क्या करना है जरा देखना बच्चा। मीन पोजीशन से, एकदम ध्यान से बिठा लो, मीन पोजीशंस। और आज मैंने क्वेश्चंस भेज रखे हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम निपटा देना, कल पूछ लेना। भेजा है ना यार? चलो, तो मैंने एक्चुअली जानबूझ के भेजा क्योंकि छोटा टॉपिक है और सैचुरेटेड क्वेश्चंस आते हैं इनसे, मतलब बोनस वाला है। बोनस समझते हो? अब पता है एसएचएम से एक क्वेश्चन उनको देना ही देना है, तो थोड़ा पढ़ लो, एक तो आएगा ही आएगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। मीन पोजीशन से बच्चा उसका क्या करा दो? डिस्प्लेसमेंट। अभी करेंगे इसको ध्यान से। मीन पोजीशन पे पहले देख लो कहां पर है मीन पोजीशन, फिर मीन पोजीशन से उसको क्या कराओ? डिस्प्लेस। समझ गए क्या? डिस्प्लेस कराने के बाद अब अगर वो एसएचएम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कोई एक रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा जो उसको वापस कहां लेके जाएगा। समझ गए क्या? तो उसको मीन पोजीशन से क्या कर दो? डिस्प्लेस कर दो।
डिस्प्लेस करने के बाद फिर से क्या बनाओ, FBD, कुछ समझे क्या? और इस बार जो आप नेट फोर्स लिखोगे, ये नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होना चाहिए, अभी मैं बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट सुनते चलो फिलहाल। इस नेट फोर्स का डायरेक्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए टुवर्ड्स मीन पोजीशन। समझ गए क्या? और ये जो नेट फोर्स का डायरेक्शन जो टुवर्ड्स मीन पोजीशन आएगा, यही वाला नेट फोर्स कौन बन जाएगा, किसकी शक्ल लेके? ये बन जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स। समझ गए क्या? और फिर हम कंपेयर करके देखेंगे कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, क्या वो k इज इक्वल टू एक्स की डिग्री 1 आ रहा है? अगर x की डिग्री 1 आएगा तो हम कह देंगे SHM हो रहा है। और इसके बगल वाला जो k होगा, इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। इसी की हेल्प से क्या निकालेंगे, ओमेगा। इसी की हेल्प से क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। कुछ आइडिया हो गया? चल सकते हैं। स्टेप्स तो मेरे ख्याल से क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान ध्यान से देखना, जरा देखो। पहला जो हमारे सिलेबस में है वो है स्प्रिंग मास सिस्टम। अभी दो सवाल में स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसके बाद के सवाल में हम स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे, हम सीधा आंसर लिखेंगे, ठीक है? तो दो पहले स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे इसमें आइडेंटिफाई कर रखा है, एक स्प्रिंग को अगर एक प्लेन पे ऐसे करके रख दिया जाए, और बच्चा ये इसका था मीन पोजीशन, तो मतलब स्प्रिंग ऐसे नॉर्मली रखा हुआ है, उसमें कोई एक्सटेंशन तो नहीं रहेगा ना यार? अगर स्प्रिंग से अगर किसी मास को लटका दिया जाए तो एक्सटेंशन आएगा, बट अगर ऐसे रख दोगे तो कोई एक्सटेंशन नहीं रहेगा। कुछ समझे क्या? तो ये कौन सा पोजीशन हो गया बच्चा, मीन पोजीशन। इस केस में ये कहां पर है, अपने नेचुरल लेंथ पे। क्लियर है क्या? तो अगर इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे कहता कि FBD बनाओ, तो कोई फायदा होता है क्या? क्यों? क्योंकि सर यहां पे अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो कितना आएगा? क्यों? सर कुछ है ही नहीं, मीन पोजीशन पे बैठा हुआ है। और मीन पोजीशन पे ऐसा बैठा है कि इस स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन ही नहीं है। अरे एक्सटेंशन एक्सटेंशन कुछ होता तब तो लिखते। तो ये था मेरा स्टेप नंबर 1। क्लियर है क्या? स्टेप नंबर 2 क्या बोला था मैंने, कि मेन पोजीशन से उसको क्या कर दो और डिस्प्लेस करके क्या बना दो, और FBD बनाने के बाद क्या चेक करो, नेट फोर्स। नेट फोर्स जो आना, समझ रहे हो आप? आ जाओ। स्टेप नंबर 2, सर मीन, अभी सीखो, बाद में लिखेंगे हम लोग। मीन पोजीशन से करना है डिस्प्लेस, तो देखो यहाँ पे इसने डिस्प्लेस, डिस्प्लेस करने के बाद अब FBD बनाओगे तो तुम क्या बोलोगे, नीचे क्या लग रहा है, क्या mg का कोई फर्क पड़ने वाला है इस पे? बचा क्या, इस तरफ एक फोर्स लगेगा, मेरे ख्याल से तुम इसको कहोगे स्प्रिंग फोर्स। और क्या ये स्प्रिंग फोर्स किधर जा रहा है, मीन की तरफ, अरे मतलब मीन पोर्शन की तरफ जा रहा है। और ये कितना है बोलो, k इंटू एक्स, ऐसा पढ़ चुके हो क्या? तो इस पॉइंट पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना है, जरा बताओ, स्टेप नंबर 2। तो नेट फोर्स केवल एक ही है ना, कौन सा? सर स्प्रिंग फोर्स। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों सर? क्योंकि नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को बताता, हम तो कह ही रहे इधर लग रहा है पहले ही। समझ गए क्या? तो यहां पे क्या लिख दूं मैं, बोलो, k इंटू, और यही नेट फोर्स इसको कहां लेके जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ ना। तो यही नेट फोर्स क्या कहलाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। कुछ समझे क्या? ये जो नेट फोर्स आया ना स्टेप नंबर 2 पे, यही वाला फोर्स क्या कहलाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। तो तुम क्या लिखोगे, F रीस्टोरिंग। बेटा जरा कंपेयर करो तो कितना आया है, k टाइम्स x आया है क्या ये रीस्टोरिंग फोर्स? अगर ये k टाइम्स अगर x आ रखा है, x की डिग्री 1 है, तो ये SHM करेगा। तो अब अगर इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ HHM से अगर कंपेयर करते F इज इक्वल टू kx, तो k इफेक्टिव k ही आ रहा है, अरे मतलब k ही आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, तो सीधा क्या लिख देते, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। कुछ समझे क्या? अगर मैं आपसे कहता कि ओमेगा क्या होगा, तो क्या लिख देते, अंडर रूट k बाई m। समझ गए? ऐसे ही करेंगे। अब वेलोसिटी वेलोसिटी फलना ढिलना पूछेगा, ऐसे ही चलता है कहानी। अच्छा, जरा देखना आराम से। मान लो बच्चा, अभी हम यहाँ पे एक एक और सवाल करेंगे, उसके बाद फिर नहीं बनाएंगे FBD। देखो जरा, और फिर बाउंसर जाएगा तो हमारी कोई गलती नहीं, इसलिए ध्यान से देखते रहो। हमने कहा यार, मान लो मेरे पास ना एक ऐसे करके स्प्रिंग था,
जिसका मान लो बच्चा नेचुरल लेंथ L था और स्प्रिंग कांस्टेंट K आपको दिया हुआ है। अब मैंने कहा कि यार जेंटली मैंने एक M मास के ब्लॉक को यहां पे ऐसे लटका दिया, ठीक है, आराम से ऐसे करके लटका दिया, ठीक है। तो क्या ये इसकी मीन पोजीशन यही होगी कि मीन पोजीशन चेंज होगी? क्यों? हाँ, ये स्ट्रेच होगा, नहीं होगा? तो पहला स्टेप कहां पे बीडी बनाना है? मीन। क्या मीन पोजीशन पे अभी है ये कहां पर है? नेचुरल लेंथ पे। सर पिछले केस में तो आपने नेचुरल लेंथ को मीन पोजीशन लिया था, ऐसा क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे रखा तो स्ट्रेच नहीं हुआ था। कुछ समझ गए कि नहीं? तो ध्यान से देखना बच्चा, एक बार समझ में आ गया तो कहानी खत्म। तो मैंने कहा कि इस एम मास को लटकाने की वजह से ये भाई साहब कुछ स्ट्रेच हो गए। पकड़ पा रहे हो क्या? ये स्ट्रेचिंग को मान लो मैंने कह दिया एक्स नॉट, और ये ब्लॉक आ गया एम मास का यहां, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, अगर तुम कह रहे हो कि सर ये जो अब हमारे पास पोजीशन आया है ये कौन सा है? मीन पोजीशन या मीन पॉइंट है। तो यहां के सिचुएशन क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर नीचे लग रहा होगा mg। आ रहा है क्या समझ में? अरे जो वेट होगा mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स। समझ रही कितना लग रहा होगा बच्चा? k इंटू एक्स नॉट। आ गया क्या समझ में? तो सर स्टेप नंबर 1 में आपने सिखाया था, देखते जाओ। स्टेप 1 क्या बताया था मैंने? कि मीन पोजीशन पे क्या बनाओ? एफ बी डी। और यहां पे क्या लिखो? नेट फोर्स कितना आना चाहिए वहां पे? 0। तो एक फोर्स बेटा mg किधर लग रहा है, और स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? तो माइनस एफ एस इज इक्वल टू क्या लिख दूं? तो क्या तुम लोग यहां से लिख सकते हो एफ एस इज इक्वल टू एम जी? और एफ एस बच्चा कितना था? के एक्स नॉट था। तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया? तो एक्स नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया? एम जी बाई के। इस रिजल्ट को थोड़ा याद रखना, वैसे भी यूज नहीं कर रहे बट अब ध्यान रखना कि कभी किसी स्प्रिंग में एम मास को लटका दिया जाए तो उसका मीन नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन कब अचीव होगा? एम जी बाई के पे। ये डायरेक्ट एम जी बाई, नहीं समझे? हमने कहा एक M2 मास को लटका दिया, बताओ नीचे कितना जाएगा? mg बाई के, mg बाई के, mg बाई के, ठीक है, यूज कर लेंगे। स्टेप 1 क्लियर है। स्टेप 2 क्या सिखाया? बोलते जाओ। मीन पोजीशन से सर एक्स डिस्प्लेस करवाओ, मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करवाओ। तो ये था बेटा मीन पोजीशन। यहां से मैंने कहा कि इसको कुछ एक्स डिस्प्लेस करवा दीजिए। कितना? तो जो स्प्रिंग है वो कुछ ऐसा मैंने बना दिया, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, और नीचे लाना चाहिए था ना इसको। चलो ले आते हैं, ध्यान से देखते जाओ, आ जाएगा समझ में। ये था ना बच्चा मीन पोजीशन। इससे थोड़ा और नीचे करके एम मास को लटका दिए, और इसको मान लो मैंने कहा ये जो इंक्रीमेंट हुआ इसको मान लो मैं एक्स कहता हूँ। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? एक्स दे दिया यहां से यहां, ऐसे ठीक है क्या? ऐसा। अब आप बताना मुझे कि यहां पे क्या होगा। अब स्टेप नंबर 2 में सर मीन पोजीशन से आपको एक्स डिस्प्लेसमेंट, अरे कुछ डिस्प्लेसमेंट करवाना है और फिर से एफबीडी बनाना है। और एफबीडी बना के क्या लिखना है? नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। अभी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन से सर छेड़ोगे तभी तो वो एसएचएम करेगा। क्या यहां भी नेट फोर्स 0 लिखूंगा? क्यों? अरे मीन पोजीशन से आप उसको लेकर जाओगे तो वापस आना चाहेगा ना भाई, तो इधर वाला फोर्स ज्यादा होगा। कुछ समझ गए क्या? तब तो वापस आएगा। ऐसे ही होता है एसएचएम में। तो चलो बताओ मुझे, नेट फोर्स नीचे क्या लग रहा होगा? पक्का क्या? और इस स्प्रिंग में टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया? एक्स नॉट। और नीचे वाला दिख गया क्या? पक्का। बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा? समझ गए क्या? तो क्या लिखूं यहां, जल्दी बोलो। स्प्रिंग फोर्स का के एक्स प्लस एक्स नॉट, दिख रहा है क्या? माइनस एम जी। कुछ समझे क्या? और यही जो नेट फोर्स है इसको किधर लेकर जा रहा है? वापस मीन पोजीशन की तरफ। और इसी को हम किस नाम से जानेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। और यही रीस्टोरिंग फोर्स को किससे कंपेयर करना है? के एक्स से। हाँ बोलो। स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब इसमें कितना एक्सटेंशन है? नेचुरल लेंथ यही था ना बच्चा,
एक्स नॉट पहले का था, एक्स और हो गया तो एक्स नॉट प्लस एक्स, ठीक है क्या? तो इसको जरा सॉल्व करके देखो तो क्या आ रहा है, के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी, दिख रहा है क्या कुछ? अच्छा एक बात बताओ, के एक्स नॉट किसके बराबर था? तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम जी। तो प्लस एम जी और माइनस एम जी कैंसिल। तो जरा देखो तो बच्चा, ये जो नेट फोर्स आ रहा है क्या वो के टाइम्स एक्स आ रहा है क्या? और यही नेट फोर्स कौन है, एफ रीस्टोरिंग। हमें इसी के पीछे भागना है, यही रीस्टोरिंग ही कैलकुलेट करना है, समझ गए क्या? अब एक्चुअल में सीन ये है, अगर आपके पास थोड़ी सी अकल होगी तो आप अगर कुछ खास बात दोनों में देख पा रहे हो क्या? स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम में कुछ खास बात दिख रहा है क्या? जो रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, जरा देखो तो, रीस्टोरिंग फोर्स जो आ रहा है वो मीन पॉइंट, मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था केवल वही वाला पार्ट आता है। नहीं दिख रहा है रे, अंधे हो गए, यहाँ क्या है, एक्स ही आया है। और इस वाले में भी क्या है, क्या ये एक्स वही डिस्प्लेसमेंट था जो मीन पोजीशन से हुआ था? तो जब स्प्रिंग मास वाले जब भी सवाल आए ना, पहले तो थोड़ी बातें और कर लेते हैं, पहले थोड़ी बातें और कर लेते हैं। स्प्रिंग मास, बच्चा अगर मैं चाहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम करे, तो उसके लिए अगर मान लो मैं ऐसा कहूं कि आ, हाँ, अगर मैं चाहता हूं, जैसे मान लो मेरे पास स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि कोई एक मास या कोई पार्टिकल एसएचएम करे, तो एसएचएम कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं करवा सकता है। अगर केवल कांस्टेंट फोर्स प्रेजेंट रहेंगे तो कभी एसएचएम नहीं होगा। वहां पे कंपलसरी है कि सर एक वेरिएबल फोर्स होना ही चाहिए, कुछ समझ पा रहे हो क्या? अगर वेरिएबल फोर्स प्रेजेंट जब तक नहीं रहेगा तब तक वो पार्टिकल एसएचएम कर ही नहीं सकता है। अरे स्प्रिंग था ना, मीन पोजीशन से, मीन जहां नेट फोर्स जीरो, मीन पोजीशन से जब अपन खींच के ले जा रहे थे तो स्प्रिंग फोर्स जैसे जैसे एक्स बढ़ते जाता है वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा था ना, तो वहां पे वेरिएबल फोर्स आया कि नहीं आया? समझ पा रहे हो क्या? तो अगर मैं इन शॉर्ट अगर आपसे ये बात बोलूं कि आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप बस इतना आइडेंटिफाई कर लो कि जो वेरिएबल फोर्स होगा ना, जो वेरिएबल फोर्स होगा उस वेरिएबल फोर्स में, इस वेरिएबल फोर्स में मीन पोजीशन से आप जब डिस्प्लेस कर रहे हो तो कितना इस वेरिएबल फोर्स में चेंज आया है, वही रीस्टोरिंग फोर्स होता है। इतना कहानी करने की जरूरत ही नहीं। पता नहीं कितनों को मेरी बात नहीं समझ में आई होगी। नहीं समझे? फिर से बता रहा हूं, आप देखो, एसएचएम करने की कंडीशन ये है कि सर वेरिएबल फोर्स होना चाहिए। आप सिर्फ इतना पकड़ लो कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से जब यहां से यहां जाएगा तो कांस्टेंट फोर्स से एसएचएम नहीं होता है। एसएचएम करवाता कौन है, वेरिएबल फोर्स कराता है। तो मीन पोजीशन से जब कोई पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है तो वेरिएबल फोर्स में कितना चेंज आ रहा है, केवल वो देख के आंसर चेप दो, आंसर आ जाएगा। चेक करो, इधर आ जाओ। यहां पे वेरिएबल फोर्स कौन है, स्प्रिंग फोर्स है, यही ना? मीन पोजीशन क्या था, ये था ना अनडिस्टर्ब इस केस में, पक्का ना? और यहाँ पे वेरिएबल फोर्स कौन है बच्चा, स्प्रिंग फोर्स है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू एक्स। तो आपने उसको कितना चेंज किया, तो कितना चेंज आएगा, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला बोलो, के इंटू एक्स, आ गया आंसर। क्यों बनाएंगे तो पता नहीं, ऊपर की बात चल रही है। कहां पकड़ लो, मीन पोजीशन तुमने कितना छेड़ा उसको। तो अब सुनो, पहले स्प्रिंग फोर्स कितना था, के एक्स नॉट, बाद में कितना हो गया, के एक्स प्लस एक्स नॉट। तो चेंज कितने का आया, के एक्स का। नहीं समझा पाया मैं। तुम बस इतना पकड़ लो
कि भाई साहब जो वेरिएबल फोर्स है, देखो मीन पोजीशन में कुछ तो वैल्यू होगा वेरिएबल फोर्स का, और जब मीन पोजीशन से खिसकाओगे तो भी कुछ वैल्यू आएगा। तो जो वेरिएबल फोर्स में चेंज आया है ना, वही कौन है? रीस्टोरिंग फोर्स। वही वेरिएबल फोर्स तो उसको वापस लेके जाएगा मीन पोजीशन की तरफ, इसीलिए तो पार्टिकल एसएचएम करता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है? जिसने पकड़ रखा होगा उसको समझ। आंसर मैच करके देखो ना गधो, क्या आ रहा है? और वेरिएबल फोर्स कौन सा? स्प्रिंग फोर्स ही था। तो जब मीन पोजीशन पे था तो स्प्रिंग फोर्स कितना था इस केस में? के इधर आ जाओ। यहां पे भैया शुरुआत में स्प्रिंग फोर्स कितना था? एक्स डिस्प्लेस किए तो स्प्रिंग फोर्स कितना आया? दोनों में डिफरेंस कितना आया? के एक्स माइनस जीरो कितना? आ गया आंसर। इसका बोलो अभी कितना था? नीचे ले जाओगे तो अरे के एक्स प्लस ये नया वाला डिफरेंस कितने का आया? आ गया क्या? तो स्टेप वन फॉलो करना है, स्टेप टू फॉलो करना है। सिर्फ क्या देखोगे? अच्छा तू मीन पोजीशन है, स्प्रिंग फोर्स है, वेरिएबल। अब देखो हर बार स्प्रिंग नहीं जरूरी, कुछ भी हो सकता है इसको पर स्प्रिंग वालों में खास बात क्या रहेगी कि हमेशा के एक्स ही रहेगा। अगर स्प्रिंग और ब्लॉक रहेगा तो हर केस में क्या रहेगा? के एक्स ही रहेगा। अगर स्प्रिंग डायरेक्टली किससे कनेक्टेड रहेगा? ब्लॉक से। तो समझ गए? हाँ जी बोलो। ये लोग आपस में ही लगा हुआ रहता है एकदम पूरी क्लास। छोड़ो हम भी थक गए हैं अब। आंसर बोलो। अब भी नहीं। क्या होगा आंसर? कैसे पहचाने? कैसे? स्प्रिंग है और ब्लॉक है, तो मान लो शुरुआत में के एक्स नॉट होगा, तो बाद में कितना हो जाएगा सर? के एक्स प्लस, तो वेरिएबल फोर्स में चेंज कितना आया? यहां ऐसे लगा दिया तो। अब बोलोगे सर इधर क्या लग रहा होगा? एम जी। हमें कोई फर्क काहे की, एम जी साइन थीटा कैसा है? अरे कांस्टेंट है रे भाई। तो मान लो शुरुआत में एक्स नॉट होगा, बाद में एक्स प्लस एक्स नॉट होगा, तो वेरिएबल फोर्स में चेंज कितना आया? आंसर कितना आएगा? इसको कहां डुबो दिया? अच्छा इस पे जो अपथ्रस्ट लगेगा वो कांस्टेंट होगा वेरिएबल होगा? अरे गधो, पानी में एक बार कोई चीज डूब जाता है तो कांस्टेंट ही। तो पानी के अंदर डूबे तो फिर से वही। तो ओवरऑल क्या लेना देना होगा? आ गया क्या समझ में? एफबीडी बनाओगे बना लेना, मन करे तो बना लेना। नहीं आया चल रहा है कुछ समझ में? तो हमने बस क्या, इधर इधर देखो। देखो देखो क्या देखना है? चेंज इन वेरिएबल फोर्स बस। और हम दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है क्या? चेंज इन, तो हर बार रिजल्ट में क्या आने वाला है? के। और के एक बार आ गया टाइम पीरियड किसी ने पूछा तो फिर से वही कचा पिटा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। सीन समझ में आ गया होगा? ठीक है, चाहो तो स्टेप वन करो, फिर स्टेप टू करो, फिर माइनस करो और फिर सॉल्व करो। और ध्यान से देखो तो टाइम पीरियड में कहीं फोर्स वगैरह आ रहा है क्या? तो ऐसे एक और पॉइंट लिख दे क्या? टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ किसका बच्चा? कांस्टेंट फोर्स। समझ गए क्या? कांस्टेंट फोर्स से उसको कोई लेना देना नहीं है। किससे फर्क पड़ेगा? वेरिएबल वाले से। तो वेरिएबल फोर्स में जितना चेंज आएगा, कहां से चेंज देखोगे? मीन पोजीशन पे क्या हाल चाल है उसका, और मीन पोजीशन हटाओगे तो क्या हाल चाल है, और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो और चेप दो आंसर। ठीक है, चलो आंसर बोलो। अरे भाई पढ़ तो लो। के एक्स। हाँ बताओ, ऐसे तो है तो टुच्चा सही। बोलो भैया, अरे बोलो बोलो। अस देखो थोड़ा सा टेक्निकल कुछ नहीं है, देखो। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास इज केप्ट एट, देखो हर बातों का महत्व होता है ना। रेस्ट मतलब सोया हुआ। तू यही उम्मीद था तू रिप्लाई करेगा। अ स्मॉल ब्लॉक
of mass m is kept at rest over another block of mass, ये दिख रहा है क्या, स्मॉल m, अरे, और ये वाला कैपिटल M, बढ़िया, with a spring constant k as shown in the figure. If the smaller block is gently removed, determine the time period and amplitude of a resulting oscillation. तेरी बाउंसर, अब थोड़ा ब्रेक करके पढ़ो, आंसर आएगा। चलो, एक एम, एक कैपिटल एम और एक स्मॉल एम मार्क्स के ब्लॉक को इस स्प्रिंग से लटका के रखा है। सारी कैलकुलेशन कहाँ पे होती है, मीन पे, और कहाँ पे होती है, मीन से नीचे ले जाके, और कुछ हो, यही होता है ना। अब एक बात बताओ बच्चा, ये एम मास का और ये कैपिटल एम मास का, क्या इसके अंदर एक्सटेंशन ऑलरेडी होगा, कुछ नहीं होगा। और इसको, और ये बोला क्या इसने कि वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो कंडीशन क्या बन रहा होगा, जरा समझना। कह रहा है ना कि एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग के ऊपर लटका हुआ एक एम मास है, और उस एम मास के ऊपर एक और मास रखा हुआ है, और कह रहा है वो सिस्टम रेस्ट पे है, तो क्या बिना एक्सटेंशन रेस्ट पे होगा क्या, क्या वो ऑलरेडी मीन पोजीशन पे होगा अभी? कैसे पागल हो, पढ़ो फिर से। हमने कहा तू एक स्प्रिंग से लटकी हुई है, हम कह रहे तू स्प्रिंग से लटकी हुई है, हम ये नहीं कह रहे तू स्प्रिंग पे लटक रही है। ये फर्क है क्या दोनों में? लटकी हुई इसका मतलब स्प्रिंग पहले से स्ट्रेस्ड है, ठीक है क्या? पढ़ो जरा सवाल को फिर से। A small block of mass m is kept at a rest over another block of mass, बोलते रखा हुआ और सिस्टम रेस्ट पे ऑलरेडी है, पर मुझे पता है ना ये बात कि सर अगर स्प्रिंग से लटका हो तो स्ट्रेच तो होगा ही होगा। कुछ समझे क्या? तो मतलब अब बताना मुझे, जरा ध्यान से देखना बच्चा। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये अभी ऑलरेडी कहां पर है, रेस्ट पे, मतलब ये पोजीशन कैसा है? अरे डर क्यों रहे हो भाई, कैसा पोजीशन है ये? मीन, क्यों मीन पोजीशन क्यों बोल रहे हो उसको? क्योंकि बोल रखा ना रेस्ट पे है, तो अगर रेस्ट पे है तो उसकी कंडीशन क्या बनी होगी, बोलो जरा। अरे ये कुछ खिंचा हो, खिंचा होगा, कुछ खिंचा, नहीं खिंचा हुआ होगा, तो मान लो ये कुछ ये मान लो इसका रहता नेचुरल लेंथ, मैं ऐसे ही बोलता, मान लो नेचुरल लेंथ होता, तो यहां से इतना खिंचा होता कुछ, कितना, एक्स नॉट। तो रिलेशन क्या, ये एक्स नॉट कितना होता, डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, क्या, एम जी बाई के, अभी याद करवाए, किसी को लटका दोगे तो क्या बोलना है, एम जी बाई, और नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख सकते क्या, देखो तो, के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम प्लस कैपिटल एम बाई जी, कुछ समझे क्या? तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, एम प्लस कैपिटल एम बाई जी, और यहां पे बच्चा वेलोसिटी कितना है, क्यों? क्योंकि गिवन है बच्चा कि सिस्टम किसमें है, रेस्ट में। देखो जो बोला था वो पहले चेप दिए। हम्म, अच्छा, क्या लिख दिया मैंने, बाई के, सॉरी, ठीक है, यही बोला था, फिर क्या बोला है बोलो, और कॉमन सेंस से बताओ क्या हुआ होगा, फिर क्या बोला है, इफ द स्मॉलर ब्लॉक इज जेंटली, तो क्या होगा, नहीं जाएगा, ये जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, बढ़िया। तो तुमने कहा, जरा देखना, आया समझ में तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। तो जब ये ऊपर जाएगा, तो अब मैं कुछ ऐसा कहूं क्या कि मान लो अब जो ये स्प्रिंग है वो कुछ यहां पे पहुंचा होगा, इसको पार कर जाएगा, भाई छोटा लैम्प रिमूव किया है रे, तो जहां से चला था वहीं नहीं पहुंचेगा कभी। क्या आपको ये बात समझ में आती है बेटा? चला, एक्स नॉट नीचे आया था ना, क्या अभी ये एक्स नॉट को पार कर जाएगा हमको हटाएंगे तो? कहा है, ये छोटा वाला रिमूव किए है ना, तो ये कुछ, अब बताओ, अच्छा मान लो अब इसमें कुछ नया एक्सटेंशन होगा क्या, इसको मान लो अभी डिस्कार्ड हो जाता। चलो देखो, हाँ जी बताइए। तो बच्चा ये एक्सटेंशन को मैं ऐसे बोल दूं क्या, ये मान लो कुछ एक्स नॉट डैश होगा, नहीं होगा, पक्का?
और इस जगह पे जब ये अब यहां पे कौन पहुंचा हुआ है, केवल कैपिटल एम। ठीक, पक्का है। अब ये कब तक ऊपर जा रहा होगा आपके हिसाब से? जब तक कि इसका वाला एम जी और ऊपर वाला के एक्स नॉट जब तक बराबर ना हो जाए बाउंसर, तभी। एक एम हटा दिए हो तो अब तो नीचे केवल क्या लग रहा होगा, जरा इक्वेशन बोलना। के एक्स नॉट डैश इज इक्वल टू, तो एक्स नॉट डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी बाई, ऐसा होगा क्या? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहां पे जाके ये रुकेगा? मतलब ये वाला जो पोजीशन होगा ये इसका न्यू मीन पोजीशन होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या आप लोग को? क्यों न्यू मीन पोजीशन क्यों बना ये? यहाँ पे सर है के एक्स नॉट डैश इज इक्वल टू एम जी बना। अब जरा दोनों को कंबाइन होके देखो कि कुछ समझ में आ रहा है क्या। ये अगर बच्चा इसका न्यू मीन पोजीशन है, और जो पुराना वाला पोजीशन था, ओल्ड वाला, ओल्ड मीन पोजीशन, वहां पे ये सिस्टम किसमें था? तो अगर मैं इसको न्यू पोजीशन, न्यू मीन पोजीशन बोल रहा हूं, और जो पुराना वाला सिस्टम था वहां पे वेलोसिटी 0 था, तो इस न्यू मीन पोजीशन के लिए ये कौन सा पॉइंट है? एक्सट्रीम बाउंसर रे। पता नहीं कौन कौन सी बातें बोल रहे हैं बेटा, ये न्यू मीन है कि नहीं है? और पुराने वाले जो ओल्ड, इसको लिख दूं क्या, पुराना, और ये नए का, और सवाल में अब ये न्यू मीन मिला। और पुराने टाइम पे मतलब शुरुआत में ये सिस्टम रेस्ट में इसने चिल्ला के बोला था क्या? तो न्यू मीन पोजीशन से अगर अपन देखें तो जहां पे रफ्तार 0 होता है वो कौन सा पोजीशन होता है? एक्सट्रीम होता है क्या? तो इसी को तो, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है इसी को क्या बोलते हैं अपन? इसी को बोलते हैं ना। क्या ये ए निकल जाएगा? कैसे? एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट डैश, कुछ समझे क्या? तो सवाल टफ नहीं होता, बस थोड़ा अप्रोच करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ए इज इक्वल टू क्या मैं सम्मान पूर्वक लिख सकता हूं, एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट डैश। आ जाएगा आंसर। अब मत कहना एक्स नॉट नहीं पता है तुम्हें, और एक्स नॉट डैश ये भी पता है। बस एक लास्ट सवाल, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैं चाहूंगा आप लोग खुद कर लो, पर ठीक है एक और कर लेते। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर से बेसिक्स बात है, कोई नया चीज नहीं, अपना अक्ल लगाओ हल्का सा। A body of mass m falls from a height h on the pan of a spring balance। मतलब देखो 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 जरा सीखो। अच्छा, ये स्प्रिंग बैलेंस ऐसे, और ये ऐसे पैन, ठीक है क्या? और क्या बोला है, पढ़ो जरा। द masses ऑफ पैन एंड द स्प्रिंग आर, चलो सेफ जोन में रखा इन्होंने हमें, वरना इन ससुरों का भी एमजी खेलना पड़ता, टेंशन हो जाता। तो ये भी मासलेस और ये भी, ठीक है क्या? तो अगर मासलेस है पेन तो क्या स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन होगा? कैसे रहे यार, मासलेस बोला है तो अभी ये किस में होगा, अपने नेचुरल लेंथ पे होगा ना, बढ़िया। नहीं समझे? अरे इसका मास वास दिया होता तो अपन को एज्यूम करना पड़ता है एक्स नॉट नीचे आ रखा है, समझे क्या? पर मासलेस बोल के हमें बचा लिया, मतलब ये अपने नेचुरल लेंथ पे बैठा हुआ है। फिर क्या देखो बोला, अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एच ऑन द टॉप ऑफ अ पेन। मतलब देखो ये रहा पेन, पेन से एच हाइट पर एक स्मॉल एम मास है, ठीक है। द स्प्रिंग, अच्छा ठीक है, बैलेंस द मास ऑफ द पैन एंड द स्प्रिंग आर नेग्लिजिबल। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज के, having stuck to the pan of a body starts performing harmonic oscillation in the vertical direction, find the and दूसरा पार्ट का कौन सा बच्चा आंसर फट से दे सकता है बिना पेन चलाए? थोड़ा सेंस लगाओ, सोचो, डायरेक्ट बताओ इस सेकेंड वाले पार्ट का आंसर।
ये सवाल समझ में आ रहा है क्या? एक m मास था, ये मासलेस है, ये मासलेस है, ये इस पे h हाइट से गिरा, जाके इस पे चिपक गया, तो पूछता बताओ इस एसएचएम के पास कितनी एनर्जी होगी? कितना? खत्म। कैसे mgh होगा? हाँ, अरे इसी का पोटेंशियल एनर्जी इसको जा, अरे इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ बेटा, अगर किसी हाइट से गिरा है तो उसके अब इस सिस्टम को एनर्जी कहां से मिला होगा? अरे इसी का पोटेंशियल एनर्जी तो मिला होगा, कुछ समझे क्या? अच्छा बताओ, क्या ये मीन पोजीशन होगा शुरुआत में जब तक नहीं गिरा है? क्यों? मासलेस है, मासलेस है, भैया मासलेस है ना, तो ये ऑलरेडी कौन सा पोजीशन है? कुछ समझे क्या? तो सेकंड पार्ट का तो आंसर सीधा क्या चेप देंगे? ठीक है, दूसरा पार्ट पढ़ो, क्या पूछा है? फाइंड दी एम्पलीट्यूड ऑफ, अच्छा एम्पलीट्यूड निकालना है सर, कैसे निकालें? एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ, थोड़ा सोचो, क्या करें? थोड़ा एक बात बताओ, जरा सोचो, यहां पे एम मास बैठा हुआ है, थोड़ा सोचना। अरे कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ये एम मास जब इस पे आके टकराएगा तो ये नीचे जाएगा, कुछ एक्सटेंशन आएगा, कुछ ये मैक्स एक्सटेंशन आएगा। अच्छा, अच्छा ये एक्सटेंशन कितना होगा? हाँ, लिखेंगे कैसे उसको? कुछ पढ़ा है क्या? क्या? mg बाई के, ठीक है। अब थोड़ा सोचो, ये था मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से किसी पॉइंट mg बाई के पर इसके पास कितनी रफ्तार है? या फिर आप इसको ठीक है, हम्म, किसका फोन है भाई, घर जाने लगा? 2 मिनट रुक जाओ, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ एम्पलीट्यूड ए, हाँ जी देखो, क्या हो गया, बैग वैग पैक? आते ही क्यों हो फिर? देखो 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 देखो, कष्ट करेंगे थोड़ा, जब ये, मैं बेवकूफ नहीं हूं, जबरदस्ती करा रहा हूं, अभी तक निकल जाता है ये टॉपिक। और तुम लोग दोनों पूरी क्लास क्या करते हो मैं देखता हूँ, बस मैं आखिरी आखिरी में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ जिसका नाजायज फायदा उठा रहे हो। अब दूसरी बार वार्निंग नहीं देंगे, समझ गए? थोड़ा इसको विजुलाइज करने का कोशिश करते कि कंडीशन कैसा बन रहा है। थोड़ा सोचो, पहले रेस्ट पे ऐसे पड़ा हुआ था, जैसे ही बच्चा एम मास इस पे आके गिरा होगा, तो ये ऐसे एक्सटेंशन होते 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 एक टाइम ऐसा आया होगा ना, जब नीचे लगने वाला mg किसके बराबर हो गया, के एक्स नॉट के बराबर हो गया होगा। तो उस सिचुएशन में इसको मैं क्या कह रहा हूं, मान लो मीन पोजीशन। अब देखना थोड़ा रिवर्स प्रोसेस चलेगा, ये आ गया मीन पोजीशन, पर मुझे क्या निकालना है? अब मुझे बताओ बच्चा, कि इसके रास्ते, मतलब अगर तुम इसको मीन पोजीशन बोल रहे हो, और ये वाला हाइट मुझे पता है, ये दूरी मुझे पता है मीन पोजीशन से,
और मीन पोजीशन से जब ये एम मास यहां पर आके टकराया होगा, तो इस पॉइंट पे इस एम मास के पास कितनी रफ्तार होगी? ऐसा पढ़ा है क्या हम लोगों ने? नहीं पढ़ा है। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है ये कैसा सिचुएशन बन गया? मीन पोजीशन, और इस डिस्टेंस पे मेरे को क्या पता है, इसका वेलोसिटी। तो अगर मुझे वेलोसिटी पता हो, पोजीशन पता हो, तो क्या ए निकाला जा सकता है? कैसे? कुछ हवा लगा क्या? क्या सिचुएशन बना है? ये बात समझ में, ये मीन पोजीशन कैसे आया? अरे एम मास चिपका होगा तो ये अभी नीचे जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि सर ये के एक्स नॉट किसके बराबर हो जाए, तब तक जाएगा ना बच्चा। तो ये मेरे पास कौन सा पोजीशन आ गया? आ गया ना। मेरे से क्या पूछा था? एम्पलीट्यूड। अब यहां पे जरा सिनेरियो समझो। अब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पे चला गया भाई। मीन पोजीशन से हमें एसएचएम का ऑसिलेशन पूछा था उसने, तो मैंने क्या कर लगाया? क्या ये वाला डिस्टेंस मुझे पता है कि mg/k होगा? तो अब इसको, अब ये नॉर्मल सवाल बन गया कि सर मीन पोजीशन पे से कोई एक पार्टिकल किसी एक्स नॉट डिस्टेंस पर है, और ये डिस्टेंस कितना है? mg/, और यहां पे रफ्तार कितनी है? सर √2gh। याद है कैसे आता था? कैसे आता था? ½ mv² इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होता था। m, याद आ गया क्या? v इज इक्वल टू √, पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज। तो यानी कि मुझे इस m मास के पार्टिकल का x नॉट डिस्टेंस पे वेलोसिटी पता है, और ये है मीन पोजीशन। तो a आराम से निकाला जा सकता है। v पता है, x पता है, v पता है, और निकालना क्या है? a। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया, मतलब आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी बच्चा। √k/m, ओमेगा √k/m हो गया, इसको लिख सकते हैं ना? चलो, v इज इक्वल टू √k/, ठीक है, और यहाँ पे √a² माइनस x की जगह क्या लिख दोगे? वहां दिख रहा है क्या? mg/k का स्क्वायर। समझ गए क्या? अब देखो, थोड़ा तो तुम्हें घुमाएगा ना, फॉर्मूला उसने वही रखा है, थोड़ा घुमा रहा है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। होपफुली समझ, अगली क्लास है मजेदार, शायद सवाल देख के लग भी रहा होगा। दिख रहा है क्या कुछ? अभी बहुत बचा हुआ है यार, 50% से थोड़ा ज्यादा हुआ है। ठीक है, सारे डाउट